नमस्कार दोस्तों, हम संविधान की विशेषताओं पे बात करेंगे। ठीक है, संविधान की विशेषताएं। हम काफ़ी कुछ बातें संविधान की कर चुके हैं और अब हम पॉलिटिकल साइंस में ठीक से घुस रहे हैं। अभी तक इतिहास था और हिस्ट्री के स्टूडेंट को पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा घुसना हानिकारक हो सकता है, इसलिए हम इतना ही घुसेंगे कि हमारा परीक्षक, इतिहास का परीक्षक कितना घुस सकता है। संविधान की विशेषताएं फर्स्ट ग्रेड में शामिल है, ठीक है, और फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री पेपर में शामिल है। उससे एक दो प्रश्न बन रहे हैं हर बार, तो एक दो प्रश्न आ रहे हैं तो हम एक दो क्लासेस क्यों नहीं ले सकते। ठीक है, बड़े आराम से ले लेंगे, हमारे पास खूब टाइम है। और संविधान की विशेषताओं की मैं बात करूं तो टोटल 15 विशेषताएं हैं। ठीक है, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट ज़रूर रहा हूं और ग्रेजुएशन तक हम कैसे स्टूडेंट रहे होते हैं आपको अच्छे से पता है, मुझे भी बहुत अच्छे से पता है कि हम किस तरह से बीए और एमए कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा ग्रेजुएशन तक, मेरे कभी भी रुचि का विषय वो नहीं रहा, ना मुझे वो कभी अच्छा लगा, ना मेरा वो कभी यूँ कहिए कि प्रिय विषय रहा। ठीक है, मजबूरी से कॉलेज में 3 सब्जेक्ट ही थे स्कूल वगैरह में, तो वो लेना ही पड़ता था और कोई हमारे पास में ऑप्शन नहीं था, इस वजह से लिया था। फिर कंपटीशन के टाइम में पढ़ा। देखो, परीक्षा पास करना खुद के लिए अलग चीज़ होती है, समझाना अलग चीज़ होती है। समझना अलग चीज़ है, मैं मेरे स्तर पे समझ के परीक्षा पास कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यही बात अगर कुछ हज़ार बच्चों के दिमाग में सेट करनी हो तो उसके लिए मेरे को बहुत एडवांस लेवल पे जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप जब तैयारी करते हो, आपको अपने लिए समझना आसान है, आप आराम से उसको जैसे तैसे समझ के परीक्षा में काम बना दोगे। वो काम मैंने भी बना दिया मेरा। अब आपको अगर वही बात मुझे समझानी हो, हालत ख़राब हो जाती है। ये चीज़ मैंने आज महसूस की। अच्छा, चूँकि इतिहास में इतने दिन से चल रहा हूँ तो मुझे दिक्कत आती नहीं, इतिहास कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, जियोग्राफी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, दिक्कत नहीं आती। आज मैं संविधान की विशेषताएं पढ़ाना, मैं ज़िंदगी में पहली बार पढ़ा रहा हूँ संविधान की विशेषताएं। संविधान का गठन वगैरह तो मैंने पहले भी पढ़ाया है क्योंकि वो हिस्ट्री में रहा है, संविधान की विशेषताएं कभी नहीं पढ़ाई। तो पहले मैंने मॉर्निंग में डिसीजन लिया कि मैं ऐसे करता हूँ, मेरे गुरुजी हमारे जो पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर है उनको बोल देता हूँ, वो 2-4 क्लासेस डाल देंगे यहाँ पे। फिर मैंने डिसाइड लिया कि फिर बच्चे कहेंगे सर 2 वीडियोस के कारण क्या सर दूसरे टीचर लेके आ गए, आप कर लो ये वो। फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता, खटकता अंदर से। लेकिन फिर वापस मैं भी ये चाहता हूँ कि कोई भी टॉपिक की घास हिस्ट्री पॉइंट में कभी ना कटे, तो सोचा फिर चलो मैं ही पढ़ाता हूँ। फिर मैंने उसको प्रिपेयर करने का कोशिश, मैंने सोचा, फिर अंदर से दम्भ मेरे अंदर भी आ गया। मैंने कहा क्या आया, तो मैं कई बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन पढ़ चुका हूँ ये तो ठीक है, लेकिन खुद के लिए पढ़ा है वो तो ठीक है, लेकिन दूसरों के लिए जब आपको पढ़ाना हो किसी को, तब आपको हालत ख़राब हो जाती है। तो फिर डिसाइड किया कि चलो जैसा है मैं मेरी तरफ से बच्चों को समझा दूंगा। ठीक है, तो मैं कहने का सार ये है कि मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे खुद को इतना डीप नहीं आता, पहली चीज़। दूसरी बात, छोटी छोटी टेक्निकलिटी इसमें आती रहेगी, मुझे खुद को कई चीज़ें नहीं आती। ठीक है, ये पाठ ही ऐसा है, तो हमने कभी पढ़ा नहीं ना, नहीं तो इतिहास होता तो हम ये ऐसे समर्पण नहीं करते। लेकिन ये है कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से चीज़ें समझा दूँ ताकि आपकी परीक्षा में आपके काम आ जाए। ठीक है, तो भारतीय संविधान की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता, बड़ा खूबसूरत संविधान है हमारा, और पहली विशेषता, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान। इतना बड़ा संविधान किसी का नहीं। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वहां पे महज 7 धाराएं है। ठीक है, किसी भी देश की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो, इतना लंबा लिखित संविधान किसी भी देश का नहीं। इससे बड़ी विशेषता और क्या हो सकती है। जब इसे लागू किया गया, अंगीकृत किया गया, इस समय मूल संविधान में 395 आर्टिकल है। 93 का मैंने बताया आपको, 94 का भी बताया। 94 में लिखा है 26 जनवरी 1950 को ये प्रभावी होगा,
और 16 धाराएं अभी प्रभावी होगी। 394 की हमने बात करी। इसके बारे में जब लागू हुआ तो 395 आर्टिकल थे। आज वर्तमान में लगभग 450 आर्टिकल है, 448 हो चुके हैं, क्योंकि कई सब क्लोज जुड़ गए। ऐसा नहीं संविधान में 396 नंबर का आर्टिकल नहीं है, 95 ही है, लेकिन सब आर्टिकल जुड़ गए। जैसे 243 था, उसमें 18 जुड़ गए बाद में, 243 ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके। 323 एक था, 323 ए एक और जुड़ गया। तो संविधान में आज भी 395 आर्टिकल ही है। तो सब आर्टिकल जुड़ जुड़ के 448 है वर्तमान में। स्टार्टिंग में 22 भाग थे। अब उसमें 4 भाग जुड़ गए। 4 क, 9 क, 9 ब, 10 क और 14 क मतलब ए कह सकते हो, ब मतलब बी कह सकते हो। और 8 अनुसूचियां थी, अभी 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। मूल रूप से उसमें आपके संविधान के अंदर पहले संविधान में 22 भाग थे, अब 26 हो चुके हैं, 4 भाग जुड़ चुके हैं नए। तो अनुसूचियां 8 थी, 9, 10, 11, 12 4 अनुसूचियां और जुड़ चुकी हैं। ठीक है, तो इस तरह से दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है भारत का। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, मैं यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो कैसे कह सकते हैं, मूल रूप से क्या मामला था। ठीक है, मूल रूप और वर्तमान रूप। ठीक है, अब 12 अनुसूचियां वगैरह नहीं, सब मैं करवाने लग गया तो फिर तो ये बहुत लंबा चला जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ना पड़ेगा, वो आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताओं अपने आप देख लेना। मैं खाली यहाँ पे सामान्य परिचय दूंगा, आप है ना मेरे से। अब ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं 12 शेड्यूल ही आपको बताऊँ। 22 भाग तो मैं फिर भी बता दूंगा, फिर सारी शेड्यूल वगैरह वो सब आप पॉलिटिकल साइंस में समझना, हिस्ट्री में वो इतना है नहीं इतना। ठीक है, मूल रूप से देखिए 395 अनुच्छेद है। ठीक है, कितने 395 अनुच्छेद थे मूल रूप से। आज भी 395 है, परंतु इसमें कुछ क्लोज जुड़ गए हैं। तो वर्तमान में कुल कितने हो गए हैं, 448, और ये जुड़ते रहते हैं। ठीक है, 448। लेकिन ध्यान रखना 448 का मतलब ये नहीं कि हमारे संविधान में 396 आर्टिकल है, नहीं है, 395 ही है। लेकिन जो ये 448 जो एक्स्ट्रा है ना, ये सारे के सारे बीच में जुड़े हैं। जैसे 323 अ जुड़ गया तो एक वो जुड़ गया, तो 396 हो गए टोटल ऐसे। ठीक है, 22 भाग थे। कितने, 22 भाग। अब कितने हो गए हैं, अब 22 प्लस 4 और जुड़ गए। 4 कौन से जुड़े, एक 4 क जुड़ा, जिसमें आपको पता होगा मौलिक कर्तव्य जुड़े। ठीक है, इसके साथ साथ में एक 9 क जुड़ा, जिसमें आपको पता होगा कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो सारी उसमें ऐड हुई थी। ठीक है, उसके बाद में 9 ब जुड़ा। ब में क्या जुड़ा, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐड की गई, ये तो अभी एक्ट आया था। ठीक है, और उसके बाद में आपके 14 ए जुड़ा, जिसमें प्रशासनिक अभिकरण जुड़े गए। तो 22 प्लस 4 वर्तमान में टोटल 26 भाग हो गए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि 23वां भाग आ गया नया, ऐसा नहीं है। भाग 22 ये मूल रूप से, लेकिन 4 भाग जो है इसके वो सब क्लोज के रूप में है, उपभाग के रूप में है, वो साथ साथ में इनके जुड़ते रहे। 4, 9, 9 और 14। ठीक है, तो कुल मिला के 24 भाग हो जाते हैं। 4 उपभाग हैं इसके, 22 मूल भाग हैं। ठीक है, 8 अनुसूचियां थी। कितनी, 8। अब वर्तमान में कितनी हो चुकी है, 12। ये 12 हुई वास्तव में, है ना। क्यों, क्योंकि पहले 8 थी, अब 9, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर हो चुकी है। ठीक है, तो ये 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं बाद में जुड़ी है।
ठीक है, बाद में जुड़ी। तो इस प्रकार से विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है ये। अब छोटा सा परिचय हम और करते हैं इसका कि सबसे बड़े संविधान के 22 भाग कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला जो भाग है वो अनुच्छेद 1 से 4 तक है, जिसमें संघ और उसके क्षेत्रों के बारे में पूरी जानकारी है। दूसरा जो भाग है वो नागरिकता का है, जिसमें 5 से लेकर 11 तक है। तीसरे भाग में मौलिक मूलभूत अधिकार हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर 32 तक। ठीक है, चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, 36 से 51 तक। और पांचवा जो भाग है, चौथा क भाग, ये बाद में जोड़ा गया, जिसे अपन मूल कर्तव्य कह रहे हैं, ये भाग बाद में जोड़ा गया। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था। इस भाग को मूल संविधान में स्थान नहीं था, मौलिक कर्तव्य जो है आपातकाल के बाद ऐड किए गए थे। ठीक है, तो ये 4 क ये नया उपभाग था। ठीक है, उसके बाद देखिए आप भाग 5 में पूरा संघ सिस्टम है, फेडरल सिस्टम, पूरा यूनियन सिस्टम, 52 से 151 तक। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारा सिस्टम पूरा इसमें है। ठीक है, फिर राज्य आ जाता है, 7वें भाग में राज्य आ जाते हैं, 152 से लेकर 237 तक। ठीक है, भाग 7, संविधान का भाग 7 जो है वो आपके 1956 में रद्द कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पता होगा कि कई श्रेणियों के राज्य शामिल थे, वो रद्द कर दिया गया था। ठीक है, राजस्थान भी उसमें से एक था। भाग 8 जिसमें संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में लिखा हुआ है। भाग 9 में पंचायतें हैं। ठीक है, और 9A में नगर पालिकाएं। 9A में कौन सी है? नगर पालिकाएं। और यहाँ पे 9B भी अब जुड़ गया है, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सहकारी समितियां। ठीक है, समितियां। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। 11 में संघ और राज्यों के बीच में संबंध है। 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद है। 13वें भाग में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में लिखा हुआ है। और भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, IAS वगैरह होती हैं सब। भाग 14A में प्रशासनिक अधिकरण है, जो नया जुड़ा हुआ है। ठीक है, 323 आर्टिकल A और B। भाग 15 में निर्वाचन की पूरी व्यवस्थाएं की गई है। भाग 16 में कुछ विशेष उपबंध है। भाग 17 में राजभाषा है। भाग 18 में आपातकालीन है। 19 में प्रकीर्णन है। 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रियाएं हैं। 21 में अस्थायी संक्रमण और विशेष उपबंध है। और 22 में कुछ नहीं, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में वगैरह वगैरह, कुछ ऐसा विशेष नहीं है। ठीक है, ये भाग पूछते हैं कई बार, सम्मिलित करो ऐसे, तो एटलीस्ट आपको भागों के बारे में कुछ याद होने चाहिए। जैसे स्टार्टिंग के तो आपको 7 ही भाग याद होने चाहिए। ठीक है, 9वां भाग तो विशेष तौर पे पूछते हैं। ठीक है, ये भाग तो बहुत बढ़िया तरीके से 9वां याद रखना। फिर आपको ये याद रख लेना है ना, ये 4 भाग और याद कर लेना, इतने भाग याद कर ही लेना आप। ठीक है, और ये भी थोड़ा सा बस, बाकी इसमें कुछ विशेष है नहीं। ठीक है, विशेष तो बहुत है, लिखने वालों ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा दी, ये बात तो फिर भी हम फैक्ट बताना भूल गए। अभी लिख लेते हैं ना इस फैक्ट को। लिखने वालों ने कितना वर्ष लगाया था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। बनाने में लगे 16 दिन और 1 दिन लगा लास्ट में पास करने में, 17 दिन और 1 दिन पास करने में। इसलिए पूरी प्रोसेस में 200 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, तो ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान था। तो इसमें वर्तमान में 4 नए उपभाग जुड़ चुके हैं, 4 अनुसूचियां जुड़ चुकी हैं और कई सारे आर्टिकल जुड़ चुके हैं। ठीक है, अब बात सबसे बड़ी यहाँ पे ये आती है कि ऐसा क्या रीज़न रहा कि इतना बड़ा संविधान बनाना पड़ा, संविधान के निर्माताओं को इतना बड़ा संविधान क्यों बनाना पड़ा। तो एक तो ये 9A हो गया, ये 1 नंबर सेकंड एक्स्ट्रा, ये 2 नंबर
ये तीसरा उपभाग और ये चौथा, ठीक है। ये 4 उपभाग है जो बाद में जुड़े हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको 22+4 लिख रहे हैं। अब देखिए, अब एक सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी प्रश्न ये था मेरा अभी कि भारत का इतना बड़ा संविधान बनाने की ज़रूरत क्या थी, जबकि किसी भी बड़े देश में इतना बड़ा संविधान नहीं है। उसके पीछे रीज़न था। एक तो भारत की विशालता और विविधता। भारत एक बहुत विशाल देश है, चूँकि क्षेत्रफल के आधार पर विशाल है और साथ साथ में विविधताओं से भरा हुआ है। कई सारी जातियाँ, कई सारी जनजातियाँ, कई सारी भाषाएं, कई सारी वेशभूषाएं, कई सारी संस्कृतियाँ, कई सारी परंपराएं, कई सारे धर्म। तो ऐसी स्थिति में कानून अपने आप बढ़ता गया। सभी को राजी रखना यहाँ ज़रूरी बहुत। तो भारत की विशालता और विविधता। दूसरा, 1935 के अधिनियम का सीधा प्रभाव था इसके ऊपर, तो वो खुद ही बहुत बड़ा था, तो ये अपने आप बड़ा हो गया। तीसरा, संविधान सभा में विधि विशेषज्ञों का बहुमत था और उन्होंने, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा विद्वान लोग होते हैं तो सब अपने अपने सुझाव दे के उस चीज़ों को बढ़ा देते हैं। उन्होंने उनको बढ़ा दिया। और सबसे अहम बात क्या थी कि संविधान के अंदर न केवल राजनीतिक प्रक्रियाएं लिखी हैं, बल्कि उन प्रक्रियाओं को चलाने का प्रशासनिक ढांचा भी लिखा है। तो राजनीतिक सिद्धांतों के साथ साथ में प्रशासनिक आधार भी दिए हैं कि इसको चलाना कैसे है, तरीके भी दिए हैं। इस वजह से है वो हमारा संविधान जो है वो इतना विशाल संविधान बनाया गया, ठीक है। तो इस बात को हम लिखते हैं कि भारत का संविधान इतना विस्तृत क्यों? ठीक है, इतना विस्तृत है क्यों आखिर? इसके पीछे रीजन क्या थे? तो पहला रीजन देखो, भारत का विस्तार और वह विविधता, ये सबसे बड़ा कारण था, ठीक है। दूसरी बात क्या ले सकते हैं हम? 1935 के एक्ट का प्रभाव, क्योंकि एक्ट खुद ही बड़ा था, ठीक है। उसके बाद में हाँ, केंद्र राज्यों का एक ही संविधान है। केंद्र राज्यों का एक ही संविधान। अमेरिका में तो क्या है, हर राज्य का अपना अलग संविधान है। तो अगर पूरे देश का सभी राज्य और केंद्र का एक ही संविधान होगा तो निश्चित तौर पे वो बड़ा तो हो ही जाएगा वो, ठीक है। तो केंद्र व राज्यों का एक ही संविधान होना और कानूनज्ञों का प्रभुत्व। संविधान सभा में कानूनज्ञों का प्रभुत्व था, तो वो लोग अपने अपने हिसाब से व्याख्याएं करते गए और संविधान बढ़ता गया। और सबसे बड़ी बात कि इसमें प्रशासन के न केवल मौलिक सिद्धांत है, प्रशासन के न केवल मौलिक सिद्धांत, अपितु इसको संचालित करने के प्रशासनिक के न केवल मौलिक सिद्धांत है, प्रशासनिक प्रावधान भी है। प्रशासनिक प्रावधान भी है, ठीक है। तो मौलिक सिद्धांतों के साथ में अगर प्रशासनिक प्रावधान भी होंगे तो निश्चित तौर पे संविधान तो बढ़ना ही था, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे रीज़न थे जिसकी वजह से हमारा संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। बस ये बात लिखवाने के लिए हमने भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है और बात बस इतनी याद रखनी थी। तो मैंने भाग भी बता दिए इसमें, और संविधान इतना विस्तृत क्यों है
ये भी बात कर ली। अनुसूचियाँ आप अपने स्तर पे देख लेना, नहीं देखोगे तो भी चलेगा। वैसे फर्स्ट पेपर में भी देखनी तो पड़ेगी आपको, ठीक है, फर्स्ट पेपर में पढ़ना ही पड़ेगा अनुसूचियाँ वगैरह, ठीक है, वो वहाँ आप कर लेना अपने स्तर पे। अब आता है दूसरा बिंदु कि भारत के संविधान की जो दूसरी विशेषता है वो ये है कि भारत का संविधान किसी एक स्रोत से नहीं लिया गया है, ठीक है। हमने कई जगह भारतीय संविधान वेताओं पे एक आरोप लगा कि ये चेपी कार्य किया गया, कट कॉपी पेस्ट किया गया, दुनिया भर के संविधानों से बातें उठाई गई और उठा के हमारे संविधान में डाल दी गई। ये निरीह झूठ है। झूठ क्यों है? क्योंकि हमने दुनिया के देशों के लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। अध्ययन करने के बाद में हमने उन संविधानों के वे तत्व उठाए जो हमारे लिए बढ़िया थे, और उन तत्वों को उठाने के बाद हमने एज इट इज़ चेपा नहीं है, जैसा कि इतिहासकारों ने चेपी कार्य कहा है, एज इट इज़ नहीं चेपा था। हमने उसके ऊपर कई सारे डिस्कस किए हैं, हमने उसके ऊपर हमारे अनुसार हमारी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उनमें संशोधन किए हैं। संशोधन करने के बाद में भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल उसमें उसको लागू किया गया है। तो उसको आप कट कॉपी पेस्ट नहीं कह सकते। तो कहने का मतलब ये था, हमने दुनिया की सारे संविधानों की अच्छी चीज़ें जो थी वो लाकर और उसमें अनुकूल परिवर्तन करके और हमने उसको लागू किया था, ठीक है। ये आरोप निराधार है कि हमने कट कॉपी पेस्ट का कार्य किया। तो हमारे संविधान की एक खूबसूरती ये भी है कि दुनिया के सभी देशों के संविधानों का कुछ न कुछ अंश हमारे इसमें ज़रूर है। और ऐसा बेहतरीन संविधान कितना बढ़िया हो सकता है जब सारे देशों के संविधानों के अंश लिए गए हो उसमें, तो उसमें फिर आलोचना का कोई स्थान नहीं बचता फिर आलोचना का। तो देखते हैं कहाँ से क्या लिया गया। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट विभिन्न स्रोतों से ठीक है, संविधान वेताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। उन संविधानों के से अच्छे प्रावधान भारतीय हितों के अनुरूप, भारतीय हितों व परिस्थितियों के अनुरूप अच्छे प्रावधान परिवर्तित कर भारतीय संविधान में शामिल किए। भारतीय संविधान में शामिल किए। ठीक है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमने चेपी कार्य किया, कट कॉपी पेस्ट किया। हमने है वो अच्छे प्रावधान जो थे सभी संविधानों को, उनको भारतीय हितों और परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन किए और फिर उसको भारतीय संविधान में शामिल किया था। तो वो स्रोत थे कौन से? ये स्रोत निम्न थे। ये स्रोत
निम्न थे। ठीक है, अब देखिए आप सबसे बड़ा स्रोत था भारत का शासन अधिनियम 1935। 90% हिस्सा ऑलमोस्ट आप सोचोगे सर कभी बार 85 बोल रहे हो, कभी 90, लगभग 90 मान लो आप, 90% तक का जो हिस्सा था वो 1935 के अधिनियम से हमने लिया था। ठीक है, और 1935 का अधिनियम भी ब्रिटिशर्स ने बनाया था, तो हमने मोस्टली हिस्सा वहाँ से लिया था। ठीक है, इसके बाद में अमेरिका के संविधान से हमने कई सारी चीज़ें ली, जैसे मौलिक अधिकार लिए, है ना, संविधान की सर्वोच्चता ली, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है सर्वोपरि है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्थाएं थी, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्थाएं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यसभा में पदेन सभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो विधि होती है वो, वित्तीय आपात, राष्ट्रपति का सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना, राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति होना, ये सब हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय शासन प्रणाली पूरी ली है। यहाँ से एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम, परम अधिकार लेख है, संसदीय विशेष अधिकार है, द्विसदनात्मक प्रणाली व्यवस्था है, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की जो वेस्टमिंस्टर मॉडल है वो सब हमने इनसे लिया था। रूस से हमने बाद में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान ये 1976 में लिया था, मूल संविधान में ये नहीं था। प्रस्तावना में न्याय शब्द रूस की क्रांति से लिया गया था। मैंने कहा था ना, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय दिलाना। ठीक है, तो ये रूस से लिया गया। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची का प्रावधान उठाया। ठीक है, और 7वीं अनुसूची की जो समवर्ती सूची का प्रावधान है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उठाया था। और प्रस्तावना की भाषा हो, चाहे केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध हो और उनका विभाजन हो शक्तियों का, ठीक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए, राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल की व्यवस्था ली, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, समाज, विज्ञान के क्षेत्र में व्यक्तियों के मनोनयन को लिया, राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया हमने ली। कनाडा के संविधान से हमने संघीय व्यवस्था ली है, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास में रहेगी, ये भी हमने कनाडा से लिया है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति हो और राज्य की बीच शक्तियों का वितरण हो, उच्चतम न्यायालय का एक परामर्श न्याय निर्णयन हो, ये सारा हमने कनाडा के संविधान से लिया। फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली और प्रस्तावना में 3 शब्द जो थे, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये हमने फ्रांस के संविधान से लिया। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली थी। जर्मनी के संविधान से हमने आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियाँ ली और आपातकाल के अंदर मूल अधिकारों का स्थगन कैसे होगा, ये व्यवस्था हमने जर्मनी के संविधान से ली। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया का लिया और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के बारे में जो है वो बात करी। तो इस प्रकार, और ये नया वापस वही आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमने दुनिया भर के कई संविधानों से कुछ मेन बातें जो है वो उठाई थी। ठीक है, और ये एक अच्छे संविधान की खूबी होती है जो हर संविधान से कुछ न कुछ चीज़ें हासिल करके और एक नई चीज़ प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ये दूसरी विशेषता हो गई इनकी। अब हम आते हैं तीसरी विशेषता के ऊपर। नम्यता व कठोरता। ठीक है, अब हमारा जो संविधान है ये फ्लैक्सिबल भी है और रिजिड भी है, मतलब आप यूँ कहिए कि बहुत नम्य भी है और अनम्य भी है। तो नम्यता व कठोरता का समन्वय हुआ है। समन्वय, ठीक है, कठोरता और नम्यता का समन्वय। देखो मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है और कठोरता का मतलब क्या होता है। नम्यता का मतलब होता है कि कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो बहुत आसानी से हो जाते हैं, संशोधन हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान भी है जो बहुत मुश्किल से किए जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 3-4 के अंदर जो संविधान संशोधन है बहुत आसानी से हो जाते हैं।
आर्टिकल 268 के अंदर ही चले जाओ आप, 368 के अंदर जो संविधान संशोधन, उसमें दो तरह के संविधान संशोधन है। एक ऐसा जिसमें संसद के विशेष बहुमत से कानून बन जाता है, उसी अनुच्छेद में एक ऐसा प्रावधान भी है जो संसद के विशेष बहुमत के बाद आधे से अधिक राज्यों की सहमति के बाद जाके कानून बनता है। देखिए आप, 368 के अंदर ही दो प्रावधान है, एक फ्लेक्सिबल है थोड़ा, एक बहुत टाइट है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भारतीय संविधान में नम्यता और अनम्यता दोनों का एक सुंदर मिश्रण हुआ है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे नम्यता का एग्जाम्पल, दोनों का एक साथ ही एग्जाम्पल देते हैं। सीधा लिखते हैं कि अनुच्छेद 368 में दो तरह के संशोधन है। अब संविधान संशोधन के दो तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका, इसमें होता है संसद का विशेष बहुमत। ठीक है, और दूसरा होता है आपकी संसद का विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों द्वारा सहमति, और राज्यों द्वारा सहमति। राज्य जब सहमति देते हैं तो वो भी अपने विधानसभा में ले जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो आप, विशेष बहुमत का क्या मतलब होता है? विशेष बहुमत का मतलब होता है कि संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों का दो तिहाई बहुमत। ठीक है, मतलब जैसे 100 सदस्यों ने वोट दिए मान लो, तो 100 का दो तिहाई। ठीक है, मतलब 70 लगभग, तो 69 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी, तभी वो पास होगा। एक तो शर्त ये है। दूसरी शर्त ये है कि दोनों सदनों का बहुमत हो। कि कुल सदस्यों का 50% अथवा बहुमत। अब अगर ये दोनों कंडीशंस प्रस्ताव के पक्ष में है तो उसे हम विशेष बहुमत बोलते हैं। ठीक है, तभी जाके कोई प्रस्ताव, बिल जो है वो कानून बनता है। एक तो ये प्रोसेस होती है। एक प्रोसेस है कि इसके होने के बाद फिर उस प्रस्ताव को राज्यों के पास में भेजा जाता है, और आधे से अधिक राज्य की विधानसभा जब उसको सहमति दे देती है तो वो कानून बनती है। तो यहाँ पे नम्यता भी दिख रही है और यहाँ पे कठोरता भी दिख रही है। ऐसे अनेक एग्जाम्पल संविधान में है, क्योंकि हम यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ नहीं रहे हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे 5-7 एग्जाम्पल और भी दे सकता था। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि भारतीय संविधान तो है वो लचीला भी है और कठोर भी है। ठीक है, दोनों प्रकार की विशेषताएं इसमें समाहित हैं। ठीक है, ये तीसरी अहम विशेषता थी। चौथी विशेषता, एकात्मकता की और झुका हुआ, इंक्लाइंड, झुकी हुई संघीय व्यवस्था।
ठीक है। तो भारतीय संविधान के बारे में ये कहा जाता है कि हमारी जो संघीय व्यवस्था है यह एकात्मकता की ओर झुकी हुई है। एकात्मकता क्या है? एकात्मकता का मतलब होता है एक गुण, जैसे एकल नागरिकता, एकल संविधान, एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। आपातकाल में एकीकरण हो जाना शक्तियों का, ये एकात्मक व्यवस्था है, ठीक है। संघात्मक में क्या होता है? एकात्मक की बजाय उसमें फिर दोहरे स्तंभ हो जाते हैं, ठीक है। तो भारतीय व्यवस्था ऐसी है जिसमें संघीय व्यवस्था है और झुकी हुई है एकात्मकता की ओर। तो दोनों का खूबसूरत मिश्रण है। हम दोनों के बारे में बात करते हैं कि किसमें क्या क्या बैठ रहा है। देखिए, एकात्मकता की अगर अपन बात करें, सबसे पहले उदाहरण से सारी चीज़ें आप समझते जाओगे। हमारे एक सशक्त केंद्र है, एक सशक्त केंद्र होना। अब जब एक सशक्त केंद्र है इसका मतलब एकात्मकता आ रही है, ठीक है। साथ साथ में राज्यों के पास में भी शक्तियाँ हैं। राज्यों को प्रांतीय सूची के विषय दिए गए, समवर्ती सूची के विषयों पर भी राज्य कानून बना सकता है। एक सशक्त केंद्र होने के बावजूद भी राज्यों के पास में भी शक्तियाँ हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? संघीय व्यवस्था भी है और एकात्मकता की ओर झुकी हुई है। जब शक्तियों की राज्य और केंद्र में टकराहट होती है तो फिर केंद्र की शक्तियाँ या केंद्र का मान्य होता है, तो लास्ट में जाके सशक्त केंद्र हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि संघीय व्यवस्था भी है और साथ साथ में एकात्मकता की ओर झुकी हुई व्यवस्था है। दूसरा, एक संविधान है हमारे यहाँ पे, ठीक है। संविधान एक है। तीसरा, संविधान भले ही एक है परंतु उसने राज्यों को भी अधिकार दे रखे हैं और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी अधिकार दे रखे हैं, ठीक है। तीसरा, एकल नागरिकता। ठीक है। चौथा, संविधान का लचीलापन। अब जब संविधान का लचीलापन होता है ना विद्यार्थियों, तो उसका फ़ायदा केंद्र सरकार लेती है। क्यों? क्योंकि केंद्र पावरफुल है और जब केंद्र सरकार इसका फ़ायदा लेगी तो डेफिनेटली कमज़ोर कौन होगी? राज्य सरकार है। और राज्य सरकार जब कमज़ोर होगी तो निश्चित रूप से एक सशक्त केंद्र की अभिव्यक्ति होगी और एक सशक्त केंद्र की अभिव्यक्ति अपने आप में एकात्मकता को प्रदर्शित करती है। यहीं पर मैं लिखता संविधान की कठोरता। तो संविधान जहाँ पे कठोर है वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे राज्यों की कमज़ोर नहीं कर सकती केंद्र सरकार। ऐसी स्थिति में केंद्र भी कार्य करेगा, राज्य भी कार्य करेगा, संघीय व्यवस्था बनी रहेगी, एकात्मकता नहीं आ पाएगी, ठीक है। बड़ा आसान पॉइंट है ये। संविधान का लचीलापन, ये फायदा है वो कई बार केंद्र सरकार ले लेती है। एकीकृत न्याय प्रणाली। ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका। और हाँ, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करना। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करने का मतलब यही है, केंद्र बहुत शक्तिशाली है तो एकीकृत एकात्मकता की आभास होना शुरू हो जाता है। अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस बना के देता है और भेजते हैं। आईएएस एज एजेंट के रूप में, केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्यों में जाके प्रशासनिक कार्य करते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपातकाल। विद्यार्थियों, जब भी आपातकाल की स्थिति आती है तो राज्य की शक्तियाँ केंद्र अपने आप अपने पास में ले लेता है। तो ऐसी स्थितियों में सारा का सारा मैटर हमें क्या नज़र आता है? एकात्मकता का बोध होना शुरू हो जाता है। अब सामने हमारी संघीय व्यवस्था भी है। संघीय व्यवस्था कैसे? देखिए, दो सरकारें, राज्यों में भी सरकारें हैं, केंद्र में भी सरकारें हैं, इसका मतलब संघीय व्यवस्था चल रही है। दूसरा, शक्तियों का विभाजन है, संघ सूची, राज्य सूची वगैरह बनी हुई है। ठीक है, शक्तियों का क्या है? विभाजन है। लेकिन शक्तियों के विभाजन में जब भी कभी कॉन्ट्राडिक्शन आता है,
समवर्ती सूची पे जब केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं तो केंद्र के कानून अंततः मान्य होते हैं। इसका मतलब शक्तियों का विभाजन होने के बावजूद भी कभी कभार संविधान के लचीलेपन का फायदा उठाकर केंद्र एक सशक्त केंद्र के रूप में सामने आता तो एकात्मकता की अभिव्यक्ति हो जाती है। ठीक है, शक्तियों का विभाजन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा संविधान का कठोरपन, संविधान की कठोरता, संविधान की कठोरता जब भी होती है तो राज्य भी पावरफुल रहते हैं, और जब राज्य और केंद्र दोनों पावरफुल है इसका मतलब कैसी व्यवस्था ठीक चल रही है, संघीय ढांचा ठीक ठाक तरीके से चल रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है, तो संविधान का सर्वोच्चता होनी बहुत ज़रूरी होती है। कठोरता और सर्वोच्चता भी, संविधान की सर्वोच्चता, ये सवाल कैसे आते हैं? ये सवाल आता निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता उसको एकात्मकता की ओर दर्शाती है या संघीय व्यवस्था की ओर दर्शाती है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका स्वतंत्र है और इसी वजह से वो किसी केंद्र के अधीन नहीं है, और इसी वजह से वो राज्यों के अधिकारों की भी रक्षा करती है और केंद्र की शक्तियों पर कई बार लगाम लगा लेती है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जब भी न्यायपालिका स्वतंत्र होती है तो निश्चित तौर पे वो संघीय व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करती है। आजकल आप कई बार अखबारों में पढ़ते होंगे कि ये हमारे फेडरल सिस्टम के खिलाफ है, जीएसटी आया तब कहा गया था कि ये संघीय व्यवस्था के खिलाफ है क्योंकि इसमें केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के अधिकार ले लिए। कई बार जब भी कोई कानून बनता है, अभी कृषि कानून आए थे तब भी कहा था कि कृषि स्टेट सूची का विषय है, इस पे केंद्र ने कानून बनाया, ये एकदम एकात्मकता की ओर जा रही है, संघीय व्यवस्था के खिलाफ है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। हर दिन अखबार में आता है कि इस सरकार ने संघीय व्यवस्था पे सीधा प्रहार किया है, क्योंकि जब भी राज्यों को कमज़ोर करने का कार्य होता है तो हम सीधा कहते हैं कि संघीय ढांचे पे प्रहार हुआ है और एकात्मकता की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो जब भी संविधान सर्वोच्च होगा या संविधान कठोर बना रहेगा या न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तब राज्य के अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सकता है, और जब राज्य के अधिकार सुरक्षित रहेंगे तो निश्चित तौर पे विद्यार्थियों, निश्चित तौर पे संघीय व्यवस्था जो है वो बलवती होती जाएगी, कमज़ोर नहीं होगी। यहाँ पे ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, इसके अलावा लिखित संविधान भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, इसकी एक है विशेषता है। क्यों? क्योंकि जब मौखिक संविधान होते हैं तो उसका फ़ायदा कई बार केंद्र अपने हिसाब से ले लेते हैं, लेकिन जब बातें लिखी हुई होती है तो उसका फ़ायदा केंद्र अपने हिसाब से नहीं ले पाता। फिर उसकी व्याख्या लिखित संविधान के हिसाब से की जाती है, और द्विसदनात्मक व्यवस्था भी ठीक है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं ये संघीय व्यवस्था को दर्शाते हैं, ये एकात्मकता को दर्शाते हैं। मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बात करूं अगर पॉलिटिकल साइंस की भाषा से हट के, तो एकात्मकता का मतलब होता है केंद्र जब सारी शक्तियां अपने पास लेने का प्रयास करे, एक ही चीज़ हो, सारा एक ही सरकार, एक ही कानून वगैरह आजकल जो चल रहा है। वैसे संघात्मक का मतलब होता है कि राज्यों को अपने कानून वगैरह पावरफुल, राज्य भी पावरफुल, केंद्र भी पावरफुल। लेकिन संघीय व्यवस्था का मतलब ये भी नहीं है कि राज्य अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दे। भारत राज्यों का संघ है, इसका अभिप्राय ये नहीं है कि राज्य भारत जो है वो राज्यों के किसी समझौते का परिणाम है, या राज्य जो है भारतीय संघ से बाहर हो सकता है। नहीं, भारत राज्यों का संघ ज़रूर है, लेकिन राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते। राज्यों के किसी एग्रीमेंट का परिणाम संघ नहीं है। तो भारत के अंदर संघीय व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख किसी भी आर्टिकल में सीधा नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, और भारत राज्यों का संघ है ये बात उसमें लिखी गई है। और जिसका तात्पर्य क्या होता है? तात्पर्य होता है कि भारत राज्यों के किसी एग्रीमेंट का निष्कर्ष नहीं है भारतीय संघ, और राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते। ठीक है, ऐसे तो संघ से अलग होना, राज्य शुरू हो जाएगा भाई हमारी संघीय व्यवस्था, हमें पश्चिम बंगाल कल का है मुझे आज़ाद कर दो, आंध्र प्रदेश का है मुझे आज़ाद कर दो, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता। पानी की बोतल भी खाली हो गई है। चलो इस बात को हम लिख लेते हैं। सीधे तौर पर
संघीय व्यवस्था का उल्लेख संविधान में नहीं है। संविधान में नहीं है, परंतु अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ इंडिया, राज्यों का संघ बताता है। ठीक है, जिसके दो अभिप्राय हैं। जिसके दो अभिप्राय हैं। पहला अभिप्राय, अब पहला सीधा सा मतलब यही होता है कि संविधान में सीधा लिखा भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का परिणाम नहीं है, समझौते का निष्कर्ष नहीं है। मतलब कोई ऐसे भारत के 15 राज्य, जो उस समय 14 राज्य थे, उन्होंने कोई एग्रीमेंट करके और कोई भारतीय संघ नहीं बनाया है। इसका मतलब ये है कि उस समय जो भारत के राज्य थे, उन्होंने कोई एग्रीमेंट करके भारतीय संघ नहीं बनाया है। एग्रीमेंट करके बनाया होता तो राज्य कभी भी संघ से बाहर हो सकते हैं। दूसरा अभिप्राय क्या हुआ कि राज्य इस संघ से, भारतीय संघ से पृथक नहीं हो सकते, पृथक नहीं हो सकते। अगर समझौते का परिणाम होता ना तो पृथक हो जाते। ठीक है, तो भारतीय संघ है वो संविधान का प्रोडक्ट है। भारतीय संघ संविधान ने बनाया है, किसी राज्यों का एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये एक चौथी विशेषता थी। ठीक है, अब आगे हम है वो इसकी टोटल 15 विशेषताएं हम पढ़ेंगे, और मैं बिल्कुल लक्ष्मीकांत के अनुसार पढ़ा रहा हूँ इसमें, और इससे ज़्यादा मुझे नॉलेज भी नहीं है। तो लक्ष्मीकांत को मैंने 15-20 बार पढ़ा होगा पहले अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन में, तो वो मैं ज्ञान आपको जितना लक्ष्मीकांत का वो दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, और शायद नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा भी कर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।